अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जो टॉपिक अब हम पढ़ेंगे वो है गैस ट्रांसपोर्ट। दिस इज़ द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। गैस ट्रांसपोर्ट में इन्होंने बताया है कि ऑक्सीजन जब रेस्पिरेटरी सरफेस वाली जगह पर गैसेस का एक्सचेंज हो गया ऑक्सीजन का, तो अब उस ऑक्सीजन को वहाँ से पूरी बॉडी तक मूव कराना है। अगर हम मैमल्स की बात करें तो लंग्स उनके अंदर थे, तो लंग्स से गैसेस का एक्सचेंज जब हो गया था, ऑक्सीजन का एक्सचेंज हो गया था, तो अब उस ऑक्सीजन को उन लंग्स वाली जगह से लेकर हमने बाजू, टांगें, सर, हर बॉडी पार्ट तक पहुँचाना है। जैसे कि यहाँ पर इन्होंने बताया कि हमने मुख्तलिफ रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़े, जैसे कि हमने लंग्स पढ़े, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दी, और बाकी इंसेक्ट्स में ट्रैक किया, क्यूटेनियस के एक्सचेंज, गिल्स, इन सब से जब गैसेस का एक्सचेंज हो गया तो उसके बाद नेक्स्ट काम क्या था कि उस ऑक्सीजन को बाकी की सारी बॉडी तक हमने पहुंचाना है, ट्रांसपोर्ट करना है। जब हमने ट्रांसपोर्ट देखी थी इनवर्टिब्रेट्स के अंदर, तो इनवर्टिब्रेट्स के अंदर आसानी से सिंपली डिफ्यूजन के ज़रिए से गैसेस का एक्सचेंज हो रहा था। जैसे कि आपको हाइड्रा याद होगा कि वो डिफ्यूजन के ज़रिए से गैसेस का एक्सचेंज उनमें हो रहा था, ऑक्सीजन आराम से अंदर जा रही थी, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जा रही थी, ठीक है। लेकिन जब हम अगर बड़े मैमल्स की, रेप्टाइल्स की या बर्ड्स की बात करते हैं जिनका मेटाबॉलिक रेट हाई है और उनकी बॉडी के जो टिश्यूज़ हैं वो उनकी रेस्पिरेटरी सरफेस से काफ़ी फासले पर है, यानी कि जिस तरह अब हमारे हाथों के जो टिश्यूज़ हैं सपोज़ करें वो हमारे लंग्स से बहुत डिस्टेंस पर हैं, ठीक है ना। तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा कि लंग्स पे जो ऑक्सीजन आती है उस वहाँ से ऑक्सीजन जो है उसको हमारे बॉडी पार्ट्स तक पहुँचाने के लिए एक ख़ास किस्म का सिस्टम चाहिए, जिसे कहते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। इसके लिए हमें चाहिए एक सर्कुलेटरी सिस्टम। लेकिन जो हमारे पास इनवर्टिब्रेट्स थे उनके अंदर वाटर जो था उनकी बॉडी में सर्कुलेट करता था, और वही सर्कुलेट होने वाला वाटर जो है ऑक्सीजन को लेकर पूरी बॉडी तक चला जाता था कन्वेक्शन के ज़रिए से, ठीक है। तो अब जो है जो हायर एनिमल्स हैं, जो बड़े साइज़ के एनिमल्स हैं, उनमें पानी की बुनियाद पर, पानी जो है अगर हम पानी पीते हैं तो वही सारी बॉडी तक ऑक्सीजन को ले जाए, ये पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए इनके अंदर वाटर बेस्ड बॉडी फ्लूइड्स नहीं होते, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो इतनी बेहतर वाटर के अंदर हल नहीं होती। तो फिर अब हमें क्या चाहिए कि एक रेस्पिरेटरी फ्लूइड चाहिए, रेस्पिरेटरी मीडियम चाहिए। तो फिर जो फ्लूइड बॉर्न रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स हैं वो इवॉल्व हुए मुख्तलिफ एनिमल्स के अंदर। फ्लूइड बॉर्न रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स के बारे में आपसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रेस्पिरेटरी पिगमेंट क्या होता है। आप सबको पता है कि जिस तरह हमारे ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन मौजूद है और वो एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट है, तो हमारा जो ब्लड है वो एक सर्कुलेटरी फ्लूइड है, क्योंकि हमारे ब्लड के अंदर एक पिगमेंट मौजूद है जो कि हीमोग्लोबिन है, और वो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर जाता है। जब ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर जाता है तो हमारा ब्लड रेड कलर का हो जाता है, और जब ऑक्सीजन को उतार देता है तो तब हमारा जो ब्लड है वो ब्लूइश सा कलर का हो जाता है। इसका मतलब है कि रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स जो होते हैं वो ऑक्सीजन के साथ रिवर्सिबली बाइंड करते हैं, यानी कि ऑक्सीजन के साथ अटैच भी हो जाते हैं और ऑक्सीजन को उतार भी देते हैं। तो ये बहुत सारे फाइला के अंदर अब रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स इवॉल्व हुए। अब रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स क्या करते हैं कि वो ऑक्सीजन को कैरी करते हैं, ऑक्सीजन को पकड़ के एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं, ठीक है। जैसा कि हमारे लंग्स से रेस्पिरेटरी पिगमेंट जो है, यानी कि जो हीमोग्लोबिन है, वो ऑक्सीजन को पकड़ेगा और पूरी बॉडी तक लेके जाएगा, ठीक है। इसके अलावा ना सिर्फ ये ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करेगा बल्कि ऑक्सीजन को थोड़ी देर तक चूँकि अपने ऊपर कैरी करके रखेगा, तो उसका मतलब है वो ऑक्सीजन को थोड़ी देर तक स्टोर भी करेगा। अब रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स क्या होते हैं? रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स जो होते हैं ना वो पिगमेंट्स बॉडी फ्लूइड के अंदर मौजूद होते हैं। अब बॉडी फ्लूइड जैसा हमारा है, ब्लड वेसल्स हैं, हमारी ब्लड वेसल्स के अंदर जो फ्लूइड होता है वो हमारा ब्लड होता है, और कुछ एनिमल्स के अंदर तो ब्लड के अंदर डायरेक्टली रेस्पिरेटरी पिगमेंट मौजूद होते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये हीमोग्लोबिन का आपको मॉलिक्यूल दिखाया गया है जो कि रेड ब्लड सेल के अंदर है। तो हीमोग्लोबिन एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट है, और ये रेस्पिरेटरी पिगमेंट ब्लड के अंदर ऐसे ही डिज़ोल्व फॉर्म में भी हो सकता है कुछ एनिमल्स में, लेकिन इंसान के अंदर ये ब्लड सेल्स होते हैं और उन ब्लड सेल्स के अंदर ये पिगमेंट मौजूद होता है। ये रेस्पिरेटरी पिगमेंट रिस्पॉन्ड किस तरह करता है ऑक्सीजन को? अगर ऑक्सीजन की मिकदार ज़्यादा है तो ये क्या होगा, ऑक्सीजन आसपास के एरिया में अगर ऑक्सीजन की मिकदार ज़्यादा है तो ऑक्सीजन डिफ्यूजन के ज़रिए से हीमोग्लोबिन या रेस्पिरेटरी पिगमेंट के साथ जुड़ जाएगी, और अगर ऑक्सीजन की मिकदार कम है आसपास के एरिया में तो यहाँ से ऑक्सीजन उतर के जो आसपास का एरिया है वहाँ चली जाएगी।
अब आपकी बुक में रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स को हाईलाइट किया हुआ है, मींस ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी हो सकता है और इस पर एक लॉन्ग क्वेश्चन भी आपको आ सकता है। व्हाट आर रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स एंड व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स, ये क्वेश्चन आपको आ सकता है। तो रेस्पिरेटरी पिगमेंट की डेफिनेशन ये है कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिनके अंदर ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसका एक कंपोनेंट होगा आयरन या कॉपर, जो कि आयरन या कॉपर जो होगी वो ऑक्सीजन के साथ बाइंड करती है। जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले जो मैं फिगर आपको दिखा रही थी, इसमें अगर आप नोट करें तो यहाँ पर इन्होंने आयरन लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि इसके अंदर ये हीमोग्लोबिन के अंदर आयरन के मॉलिक्यूल्स हैं और ये आयरन के जो मॉलिक्यूल्स हैं यहाँ पर, जैसा कि रेड कलर का आपको नज़र आ रहा है, ये आयरन मॉलिक्यूल है। तो ये आयरन का मॉलिक्यूल क्या करता है, ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है। कुछ एनिमल्स के अंदर आयरन की जगह पर जो है कॉपर हो सकता है। तो हमारे पास रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स की जो टाइप्स हैं वो टाइप्स 4 हैं, 4 टाइप्स हैं। और 4 टाइप्स हैं रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स की। कौन कौन सी वो टाइप्स जो हैं हम देख लेते हैं। एक हीमोग्लोबिन है, एक हीमोसायनिन है, और एक हीमोएरिथ्रिन है, और एक क्लोरोक्रूरिन है। सॉरी, इट्स क्लोरोक्रूरिन। सो सबसे पहले डिस्कस करते हैं हीमोग्लोबिन को। हीमोग्लोबिन कैसा होता है कि रेडिश पिगमेंट होता है और उसके अंदर आयरन होता है, रेड कलर का होता है, इसके अंदर आयरन होता है। और आयरन जो होता है वो एक मेटल है जो कि ऑक्सीजन के साथ बाइंड करती है। अच्छा, अब ये किन किन एनिमल्स में पाया जाता है? ये रेस्पिरेटरी पिगमेंट बहुत सारे एनिमल्स में पाया जाता है, बहुत सारे इनवर्टिब्रेट्स के अंदर पाया जाता है, जैसे कि प्रोटोजोआ, प्लैटीहेल्मिंथेस, निमर्टियर्स, निमाटोड्स, एनालिड्स, क्रस्टेशियंस, कुछ इंसेक्ट्स और मलस्क के अंदर। लेकिन कुछ मछलियों के अंदर भी पाया जाता है, लेकिन कुछ मछलियों के अंदर नहीं होता, और बल्कि तमाम काफ़ी ज़्यादा इनवर्टिब्रेट्स में भी पाया जाता है। चूँकि इतने ज़्यादा एनिमल्स में पाया जाता है, हम कह सकते हैं कि ये एवोल्यूशन जब हुई तो ये बहुत अर्ली, जब एनिमल्स जिस दुनिया में आए तो बहुत अर्ली ये एनिमल्स के अंदर इवॉल्व हो गया था। हीमोग्लोबिन जो है ये रेड ब्लड सेल्स के अंदर भी हो सकता है। ठीक है, अभी हमने पिक्चर जो देखी थी उसमें आपने देखा था कि ये रेड ब्लड सेल के अंदर हीमोग्लोबिन था। कुछ एनिमल्स के अंदर वो रेड ब्लड सेल की बजाय डायरेक्टली उनके जो बॉडी फ्लूइड होता है उसके अंदर होता है। ठीक है, तो जिनके अंदर ब्लड सेल्स में नहीं होता उनके अंदर डायरेक्टली वो उनके ब्लड के अंदर या उनकी कोई भी बॉडी फ्लूइड है उसके अंदर हल हुआ होता है, डिज़ोल्व हुआ होता है। उसके बाद नेक्स्ट रेस्पिरेटरी पिगमेंट है हीमोसायनिन। और हीमोसायनिन जो होता है ये किन में पाया जाता है? ये मलस्क के अंदर पाया जाता है, कुछ क्रस्टेशियंस के अंदर पाया जाता है। हीमोसायनिन जो होता है इसमें जो मेटल मौजूद होती है जो बाइंड करती है ऑक्सीजन के साथ, दैट इज़ कॉपर। इसके अंदर कॉपर होती है जो कि बाइंड करती है। इसका कलर किस तरह का होता है? इसका कलर ब्लू कलर होता है। जब ये इसके साथ ऑक्सीजन बाइंड कर जाती है तो इसका कलर ब्लू हो जाता है। और ये हमेशा हीमोलिम्फ के अंदर, हीमोलिम्फ जो है ये इन एनिमल्स में, मलस्क में, इनमें जो ब्लड होता है ना उस ब्लड को कहते हैं हीमोलिम्फ। ठीक है, उनके हीमोलिम्फ के अंदर हल हुआ होता है और ये वाइट कलर का होता है जो इनका हीमोलिम्फ होता है। लेकिन जब उसके अंदर ऑक्सीजन डिज़ोल्व हो जाती है तो वो ब्लूइश कलर का हो जाता है। मोस्टली हीमोग्लोबिन जो हीमोसायनिन और हीमोग्लोबिन जो दोनों अपने पड़े हैं, ये दोनों ऑक्सीजन को अपने साथ बाइंड कर लेते हैं। और जब भी ऑक्सीजन की कमी होती है किसी भी एरिया में या टिश्यूज़ में तो फ़ौरन से उन टिश्यूज़ को ये ऑक्सीजन प्रोवाइड कर देते हैं। और ये काम वो तब तक करते हैं जब तक ऑक्सीजन उनके अंदर वो ज़्यादा मकदार में हो, उनके साथ ज़्यादा मकदार में हो। तो फिर जो भी टिश्यूज़ जहाँ तक ये फ्लो करके जा रहे हैं उन टिश्यूज़ को फौरी तौर पे ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास रेस्पिरेटरी पिगमेंट है हीम एरिथ्रिन। अच्छा जी, हीम एरिथ्रिन जो होता है इसके अंदर आयरन होता है, यानी कि इसका जो मेटल है जो ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है वो ऑक्सीजन है। इसका कलर पिंक होता है जब ये ऑक्सीजनेट हो जाता है, अदरवाइज़ फिर पिंक कलर लॉस्ट हो जाता है इसका। जब ऑक्सीजन नहीं होती, इसके साथ जब ऑक्सीजन नहीं बाइंड करती तो इसका कलर पिंक नहीं रहता। ये कहाँ पाया जाता है जी? ये सेल्स के अंदर पाया जाता है, न्यूक्लिएटेड सेल्स के अंदर पाया जाता है। और ये किसी भी बॉडी फ्लूइड के अंदर या हीमोलिम्फ के अंदर फ्रीली नहीं होता। ये किसके अंदर होता है? जो भी जिस भी फ्लूइड के अंदर होता है उसके अंदर जो न्यूक्लिएटेड सेल्स होते हैं उनके अंदर पाया जाता है। अब किन एनिमल्स में पाया जाता है? सैपेंक्युलेंस, प्रियापुलिड्स, कुछ ब्रैकियोपोड्स में, कुछ पोलिकेट्स के अंदर हीम एरिथ्रिन होता है। एंड द लास्ट रेस्पिरेटरी पिगमेंट इज़ क्लोरोक्रूरिन।
क्लोरोक्लोरीन में भी मेटल जो है वो आयरन है, और जब वो ऑक्सीजनेट हो जाती है तो तब ये ब्राइट रेड हो जाता है, लेकिन जब ऑक्सीजन इसके पास नहीं होती तो ये ग्रीन कलर का हो जाता है। क्लोरोक्लोरीन जो होता है ये बहुत सारे पॉलीकेट वॉर्म्स के अंदर पाया जाता है। सो आपने सारे रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स को बहुत अच्छे से करना है, और आपने नोट किया होगा कि एक तो इसके अंदर रेस्पिरेटरी पिगमेंट यानी कि इसमें मेटल, इस रेस्पिरेटरी पिगमेंट का मेटल बताया है, जब ऑक्सीजन उसके साथ बाइंड करती है तो उसका कलर बताया है, और किन एनिमल्स में पाया जाता है उसके बारे में बताइए, आपने हर एक के अंदर डिस्कस करना है। लास्ट पैराग्राफ में इन्होंने इंपॉर्टेंस बताई है रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स की, तो आप यहाँ पर इंपॉर्टेंस ऑफ रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स लिख सकते हैं हेडिंग डाल के। रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स की इंपॉर्टेंस ये है कि अगर ये रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स नहीं होते तो ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन या गैसेस जो है वो इतनी बेहतर ना होती, ठीक है, जिसकी वजह से अब ऑक्सीजन और गैसेस की जो ट्रांसपोर्ट है, कैरिंग कैपेसिटी है बॉडी की, वो ज़्यादा बढ़ गई हुई है, जो कि सिंपली वाटर बेस्ड जो फ्लूइड्स थे उनमें इतनी ज़्यादा बेहतर ट्रांसपोर्ट नहीं थी। और इसके अलावा जो हमारा अंदर जो ब्लड होता है या जो भी सर्कुलेटिंग फ्लूइड होता है उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड भी उसके साथ आपने पढ़ा है कि वो भी ट्रांसपोर्ट होती है। तो जो हमारे रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को भी ट्रांसपोर्ट करते हैं। ना सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड उनके ज़रिए से ट्रांसपोर्ट होती है, बल्कि ये कार्बोनिक एसिड और बाइकार्बोनेट आयंस की फॉर्म में भी हमारे बॉडी फ्लूइड्स के अंदर या ब्लड के अंदर मौजूद होती है। यहाँ पर देखिए कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ कंबाइन की तो हमारे पास ये कार्बोनिक एसिड बन गया, और फिर जब वो रिवर्सिबली टूटा तो उससे हमारे पास बाइकार्बोनेट आए। तो इस तरह हमारे ब्लड के अंदर सिर्फ ना सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड होती है बल्कि वो दूसरी फॉर्म्स यानी कि कार्बोनिक एसिड और बाइकार्बोनेट आयंस की फॉर्म में भी होती है। इस तरह क्या होगा कि हमारे ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड जो कि बहुत ज़्यादा हो सकती है उसकी मिकदार कम हो जाती है, क्योंकि बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो दूसरी सूरतें दूसरी फॉर्म्स भी में चेंज हो जाती है, ठीक है, जिसकी वजह से ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल डाउन हो जाता है और हमारे ब्लड की जो कैरिंग कैपेसिटी है ऑक्सीजन की वो बढ़ जाती है। इसके बाद लास्ट में इन्होंने एवोल्यूशन बताया है। इन्होंने कहा है कि पैरेलल एवोल्यूशन के ज़रिए से रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स की एवोल्यूशन हुई, और लास्ट में उन्होंने बताया कि सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि बहुत सारे इंसेक्ट्स के अंदर रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स नहीं होते, क्योंकि उनके अंदर ट्रैकियल सिस्टम होता है, और जो ट्रैकियल सिस्टम होता है वो ऑक्सीजन और गैसेस को टिश्यूज़ तक आसानी से पहुंचा देता है, क्योंकि उसका जो डिस्टेंस होता है बॉडी टिश्यूज़ तक वो बहुत ही कम होता है, ठीक है, आपने पहले भी ये बात पढ़ी थी। तो कुछ इंसेक्ट्स होते हैं उनके अंदर वेल डेवलप्ड ट्रैकियल सिस्टम नहीं होता, तो उनके अंदर सिंपली उनके हीमोलिम्फ के अंदर जो ऑक्सीजन है वो ट्रांसपोर्ट होती है डिज़ोल्व होके। तो दिस वाज ऑल अबाउट द चैप्टर।